हेलो गाइस, एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। हम अभी तक 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जहाँ हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे कंपाइलर चाहिए होता है अपने प्रोग्राम्स रन करने के लिए। सेकेंड सेशन में हमने वो टॉपिक्स कवर किए जो सी प्रोग्राम लिखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हमने उसमें देखा कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स सी में कौन कौन से सपोर्टेड होते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप को डिटेल में डिस्कस किया, जहां हमने देखा कि सी में कौन कौन से सपोर्टेड डेटा टाइप्स होते हैं। आज के सेशन में हम ये जो 6 प्रोग्राम्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके जो टाइटल्स दिख रहे हैं, इनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनको प्रैक्टिस करने के लिए हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे। ऑनलाइन कंपाइलर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप भी हम लोगों के साथ 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 में सेम कंपाइलर पे प्रैक्टिस कर पाएँ। सी के अंदर बहुत सारे अवेलेबल कंपाइलर्स होते हैं, कंपाइलर टाइप्स होते हैं। आपने भी शायद कुछ के नाम सुने होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्बो सी, जीसीसी, इंटेल के भी कुछ कंपाइलर्स होते हैं। लेकिन हम अपने लेक्चर में, अपने सेशंस में जब भी कंपाइलर यूज़ करेंगे वो जीसीसी होगा। जीसीसी एक वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड कंपाइलर है सी के लिए। एनीवेज हम कंपाइलर की थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे। इस सेशन को हम पूरा प्रैक्टिकल सेशन ही रखने वाले हैं। सो लेट्स गो टू दिस यूआरएल जो कि यहाँ पे मेंशन है लास्ट में। इस यूआरएल पे आने के बाद आपको आपके सामने एक एडिटर खुलता है। इस एडिटर में आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये कमेंट आउट सेक्शन है, तो इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन बैकवर्ड स्लैश स्टार, तो वो कमेंट आउट हो जाता है, तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। और आपको प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पे एक बटन अवेलेबल करवाया गया रन। जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम अपना यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें कौन से इंक्लूड फाइल्स की ज़रूरत होती है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो बहुत सारी फाइल्स के अंदर डिवाइडेड है। उनको डॉट एच फाइल्स बोलते हैं, उनका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। हमें जिस टाइप की भी फंक्शनैलिटी हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है, हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड कंसोल पे प्रिंट करना है यूजिंग प्रिंटफ, राइट। तो मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि stdu.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मेट ये होता है हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमें एक मेन फंक्शन लिखना होता है। ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे हमारे सेपरेट वीडियो में डिटेल में। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। हर प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो जहाँ से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन होता है। सो प्रोसेसर हमेशा मेन फंक्शन को सर्च करेगा हमारे प्रोग्राम में। अगर किसी प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन नहीं लिखा है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो मेन फंक्शन मस्ट है, और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है printf my फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, और इन द एंड वी हैव टू पुट सेमी कॉलन। सो सेमी कॉलन से मतलब होता है सी में कि ये इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया, यानी कि हमने एक printf इंस्ट्रक्शन लिखा है और वो इंस्ट्रक्शन को हम एंड कर रहे हैं विद द सेमी कॉलन। तो जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस लाइन्स लिखते हैं, सबके एंड में सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये कुछ बातें हो गई जो हमें हमारे ऑल द प्रोग्राम्स में हमेशा याद रखनी है। अभी देखते हैं कि हमने एक प्रिंटफ के अंदर एक स्टेटमेंट डाला है माय फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। इसको कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। नीचे जो भी आप देख रहे हैं वह कंसोल है, तो कंसोल पे आपने देखा कि माय फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है।
तो जो भी हमने प्रिंट एफ के अंदर स्ट्रिंग पास किया था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई है कंसोल पे। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का प्रैक्टिकल। आई थिंक आप लोगों को समझ आ। तो अब हमारे सेकंड प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम दो नंबर्स लेंगे, उन नंबर्स को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट हम कंसोल पर प्रिंट कराएंगे। तो क्योंकि हमें प्रिंट कराना है तो हमें अगेन इंक्लूड stdio.h करना पड़ेगा और हमें मेन फंक्शंस रखना पड़ेगा, हर प्रोग्राम के लिए मस्ट होता है। अब हमें यहाँ पे दो नंबर्स लेने हैं, तो मैंने दो इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं। तो मैंने एक इंटीजर int n1 लिया है, एक int n2 लिया है, एक के अंदर 14 एक के अंदर 13 असाइन किया है और एक और इंटीजर डेटा टाइप लिया है मैंने सम, जिसके अंदर मैंने n1 प्लस n2 किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लस, हमें पता है कि एक ऑपरेटर है, सी में सपोर्टेड है, और ये इक्वल टू इज असाइन ऑपरेटर, ये भी सी में सपोर्टेड है। तो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। इसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये नई चीज़ें समझने के लिए, हम प्रिंटफ के अंदर जो भी कोड्स के अंदर लिखते हैं वो कंसोल पर प्रिंट हो जाता है, राइट। तो अभी मुझे प्रिंट करना है सम। तो SUM अगर मैं सम लिखता हूँ कंसोल पर तो वो SUM सम ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, राइट। अब ये वैल्यू हमें जो प्रिंट करनी है ये वैल्यू है इंटीजर टाइप की, राइट। तो मैं ये फॉर्मेट होता है प्रिंटफ में, अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप कोट्स के बाद एक कॉमा लगाइए और उसके बाद आप उस वेरिएबल का जो नाम है, जो आइडेंटिफायर का नाम है वो लिख दीजिए। तो मैंने ये किया है। और वो वेरिएबल किस टाइप का है वो आप उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंटफ के अंदर आप कंपाइलर को बताएंगे। तो मेरा स्टेटमेंट अभी क्या हो गया, रिजल्ट इज %d एंड %d इज एसोसिएटेड विद दिस सम। तो जब कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करेगा तो वो सम के अंदर जो वैल्यू आएगी यानी कि 14 + 13 27, उस 27 को इंटीजर डेटा टाइप के रूप में लेते हुए यहाँ पे रिप्लेस करेगा %d की जगह। तो इसको अभी हम रन करके देखेंगे। तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, आप देख सकते हैं रिजल्ट इज 27। तो 27 क्योंकि एक वैल्यू था इसलिए मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लगाना पड़ा। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल में हम इनपुट लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और सेम इनपुट जो हमने लिया है कंसोल से उसे हम कंसोल पर फिर से प्रिंट कराएंगे। तो हमें पता है कि कंसोल पर प्रिंट कराने के लिए या कंसोल पर आउटपुट देने के लिए प्रिंटफ फंक्शन होता है। उसी तरीके से कंसोल से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शन स्कैनफ है। ये फंक्शन जो है ये भी studio.h के अंदर डिफाइंड होता है। तो हम पहले से फाइल इंक्लूड कर चुके हैं क्योंकि हम प्रिंटफ यूज़ कर रहे थे, तो हमें कोई अब एक्स्ट्रा फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड input.output.h में स्कैनफ फंक्शनलिटी भी होती है। तो अभी इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डेटा टाइप डिफाइन किया फ्लोट n। उसके बाद हमने एक सेंटेंस और एक स्ट्रिंग को हमने कंसोल पर भेजा, इसका एंटर ए फ्लोट वैल्यू, राइट। उसको भेजने के बाद यहाँ पे हम कंसोल से एक वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं, एक वैल्यू लेना चाहते हैं यूज़र से। वो वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर लेना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है फ्लोट वेरिएबल n के अंदर हम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो इसके लिए ये एक स्कैनफ फॉर्मेट होता है। इसके अंदर कोड्स के अंदर हमें उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है, उसके बाद कॉमा और देन एम्परसेंट एंड देन द वेरिएबल नेम। तो एम्परसेंट एंड द वेरिएबल नेम मिलकर हम उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पर ये हमारा वेरिएबल स्टोर्ड है। ये चीज़ हम पॉइंटर जब स्टडी करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप बस ये फॉर्मेट याद रख लीजिए, स्कैनफ के अंदर कोड्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन कॉमा, देन एम्परसेंट एंड देन द नेम ऑफ द
वेरिएबल। तो हमने ये वेरिएबल दिया। इसके बाद जब हमें कंसोल से इनपुट मिल जाएगा और उसके बाद n के अंदर जो भी हमें वहाँ से इनपुट मिलेगा वो हम सेम प्रिंटफ के जरिए फिर से कंसोल पर प्रिंट कराएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो प्रोग्राम मेरा भी कंपाइल हुआ जैसा कि एक्सपेक्टेड था। जो फर्स्ट प्रिंटफ था उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था एंटर ए फ्लोट वैल्यू, वो हमारे कंसोल पर प्रिंट हो गई है। लेकिन अब ये कंसोल रुक गया, ये वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है? क्योंकि इसने स्कैनफ को हिट किया है। स्कैनफ मतलब अब इसे एक इनपुट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये यहीं पर अटका रहेगा। तो मैंने ये स्ट्रिंग इसलिए प्रिंट की थी यूज़र को हिंट देने के लिए कि किस टाइप का इनपुट आई एम एक्सपेक्टिंग और प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टिंग। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज़ कोई फ्लोट वैल्यू 6.87। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद वो वैल्यू स्कैनफ ने इस वेरिएबल n में असाइन कर दी और उस n को हम प्रिंटफ के जरिए जो हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए हम आउटपुट कंसोल पर प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एंटर्ड वैल्यू इज 6.87 ऑन 4 टाइम्स 0। सो ये 4 टाइम्स 0 इसलिए है क्योंकि हमने फ्लोट लिया है। फ्लोट 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा स्कैनफ से किस तरीके से हम कंसोल से इनपुट लेते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 4। तो फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दो नंबर्स लेने हैं और उनको आपस में स्वैप करना है उनकी वैल्यूज़ को। सो सपोज़ यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं हमने दो इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं, n1 इक्वल टू 24, n2 इक्वल टू 15। तो मुझे n1 के अंदर 15 लेके आना है और n2 के अंदर 24 लेके आना है। तो इसको हम इजीली कर सकते थे नॉर्मल। अगर आप इसको एज ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके अगर देखेंगे तो हम एक तीसरा नंबर ले सकते हैं, लेट से n3। और n3 में की मदद से हम इजीली उनको आपस में स्वैप कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी क्रिटिकल होती है तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसे दो नंबर यानी कि n1 और n2 को आपस में कैलकुलेट करके मैथमेटिक्स के की हेल्प से हम कर लें और n3 को हमें लेने की ज़रूरत ना पड़े और n3 को हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम यहाँ पे n3 भी डिफ़ाइन करते हैं एज ए इंटीजर तो 32 बिट प्लेटफॉर्म है वो भी 4 बाइट लेता। तो उस 4 बाइट को हम अवॉइड कर सकते हैं। किस तरीके से? ये नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देखिएगा किस तरीके से ये n1 और n2 में फाइनली ये नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। प्रिंट करने के लिए मैं n1 इक्वल टू %d, n2 इक्वल टू %d एंड देन द वेरिएबल नेम n1 एंड n2। सो n1 जो है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, n2 जो है ये ऑर्डर में होता है वो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इसी तरीके से वेरिएबल फर्स्ट n1 है और सेकंड n2 है। तो इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ अभी तो आप देखेंगे कि n1 इक्वल टू 15 हो गया है और n2 इक्वल टू 24 हो गया है। तो ये था हमारा फोर्थ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारी फिफ्थ प्रोग्राम जो है उसमें हम चेक करेंगे कि int इंटीजर, char कैर और फ्लोट डेटा टाइप कितने बाइट्स रिजर्व करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। तो किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल कितना साइज स्टोरेज में रिजर्व करता है उसको जानने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है कॉल्ड साइज ऑफ ऑपरेटर होता है इसके अंदर। इसके बाद ब्रैकेट्स में हम डेटा टाइप या वेरिएबल नेम जब पास करते हैं तो ये जितने बाइट्स मेमोरी में रिजर्व्ड हैं उस पर्टिकुलर डेटा टाइप या वेरिएबल के लिए वो यहाँ से रिटर्न करता है और यहाँ पे इस साइज़ में असाइन कर देगा। साइज़ मैंने एक यहाँ पे डेटा टाइप डिफ़ाइन किया है शॉर्ट टाइप का, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो वैल्यू जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो रिटर्न करने वाला है वो छोटी होने वाली है। तो मैंने एक इंटीजर में जो सबसे छोटा डेटा टाइप होता है शॉर्ट वो ले लिया है।
तो इस साइज़ के अंदर मैं साइज़ ऑफ इंट कर रहा हूँ, तो इंटीजर INT डेटा टाइप जितने बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करता है वो साइज़ के अंदर असाइन हो जाएंगे, और उसको मैं सेम साइज़ ऑफ इंट इन बाइट्स इक्वल टू %HD। %HD इज़ द स्पेसिफायर ऑफ शॉर्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से इस साइज़ की वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करूँगा। उसके बाद मैं सेम साइज़ के अंदर वैल्यू को ओवर रिटर्न करूँगा। इस बार मैं साइज़ ऑफ के अंदर कैरेक्टर पास किया है और सेम कैरेक्टर को प्रिंट कराया है, और उसके बाद फिर मैंने फ्लोट वैल्यू पास किया, और फ्लोट कितने बाइट रिजर्व करता है ये मैंने कंसोल पर प्रिंट कराया है साइज़ के, इस साइज़ वेरिएबल के जरिए। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। सो यू कैन सी साइज ऑफ इंट इन बाइट्स इक्वल टू 4, सो इंट का साइज 4 है। साइज ऑफ कैर इन बाइट्स इज इक्वल टू 1, तो 1 बाइट है। एंड साइज ऑफ फ्लोट इन बाइट्स इज 4, सो फ्लोट का साइज 4 बाइट है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस किया होगा मैंने कि एक्स्ट्रा स्पेस दिया था। एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए दिया है ताकि जब नेक्स्ट प्रिंटफ जो प्रिंट करे तो मुझे एक स्पेस का गैप मिल जाए, ताकि मैं आसानी के साथ पढ़ पाऊँ कि ये एक अदर स्टेटमेंट है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं ताकि हम वो प्रिंटफ में अप्लाई करके हमारे अलाइनमेंट को बेटर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे \n दे दूँ, आप देखेंगे तो \n क्या करता है, जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा तो उसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, यानी कि \n कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा कंसोल पे। तो इसको अगर अब आप देखेंगे रन करके, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में आया। तो यहाँ पे क्या किया, इसने साइज ऑफ इंट इन बाइट्स ये प्रिंट किया, उसके वजह से \n मिला विच इंडिकेट्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉर द कर्सर। सो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाता है। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद फिर ये वापस साइज ऑफ इन बाइट्स ये प्रिंट करता है, फिर इसे नेक्स्ट बाइट मिलता है और यहाँ पे आ जाता है। और इस तरीके से हम अगर हमें आउटपुट्स नेक्स्ट लाइंस में लेने हैं तो हम \n यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और सारे भी हमारे पास सिंबल्स इस तरीके के होते हैं जिनको यूज़ करके हम बेटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 5th एग्ज़ाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लास्ट और 6th एग्ज़ाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट कराएं किसी डेटा टाइप को तो क्या होता है, क्या ये यूज़फुल होता है या फिर ये हमें कोई वार्निंग देता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में बूलियन और बूल डेटा टाइप यूज़ करूँगा। बूल डेटा टाइप जो डिफाइंड होता है वो स्टैंडर्ड बूल डॉट एच में होता है। तो स्टैंडर्ड आई डॉट एच में वो नहीं होता है, वो अलग से डिफाइंड है स्टैंडर्ड बूल डॉट एच में। तो मुझे वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे वो फाइल इंक्लूड की है, इंक्लूड स्टैंडर्ड बूल डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट्स। फिर जैसे हम अभी तक करते आए हैं, मेन फंक्शन डिफाइन किया है। मेन फंक्शन में मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं यूजिंग सम डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर सी की। कैर सी, ये सी जो है एक वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है कैरेक्टर CHAR। मैंने आपको बताया था कि ये जो यूज़ होता है कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है, कैरेक्टर्स लाइक अल्फ़ाबेट्स और अदर कैरेक्टर्स। बट ये हम जब स्मॉल इंटीजर नंबर्स होते हैं उनको भी यूज़ करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने सी के अंदर बी, कैपिटल बी को स्टोर किया है एज ए कैरेक्टर, और जब मैं इसको printf के जरिए कैरेक्टर इक्वल टू %c जो कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये सी वेरिएबल नेम है, से प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट होगा क्या। और अगर मैं इसको %d जो होता है वो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इफ़ यू रिमेंबर। उससे अगर प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, एक्चुअली उससे जब मैं प्रिंट कराऊंगा
तब भी ये प्रिंट होगा, लेकिन बी एज ए कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, एज ए नंबर प्रिंट होगा। वो कौन सा नंबर प्रिंट होगा? अगर आप आस्की वैल्यूज से फेमिलियर हैं, तो हम कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में लैंग्वेज में कुछ नंबर से एसोसिएट करते हैं, उन नंबर्स को आस्की वैल्यूज बोलते हैं फॉर दोज कैरेक्टर्स। जैसे कि कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65, कैपिटल बी की आस्की वैल्यू होती है 66, कैपिटल सी की आस्की वैल्यू होती है 67 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको परसेंट सी से प्रिंट करता हूँ, सो कंपाइलर को समझ में आएगा कि दिस इज ए कैरेक्टर एंड इट विल प्रिंट this as a character. If I'll print with %d, then compiler will think this variable is a integer type. So integer type means इसकी integer value क्या है? ASCII value. So it will print that value. So let me run the program and then we'll see. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कैरेक्टर बी और नंबर और आस्की इक्वल टू 66, यानी कि जब मैं इसको %d से प्रिंट किया तो इसने इसकी आस्की वैल्यू प्रिंट की। अभी क्योंकि ये कैरेक्टर था, सो आई कैन असाइन एनी कैरेक्टर टू इट, ए बी और सी, बट यहाँ पे मैं कैरेक्टर की जगह एक नंबर असाइन कर रहा हूँ जो कि लेस देन 127 है। तो अगर मैं लेस देन 127 नंबर्स को असाइन करूँगा, तो अगेन ये उस नंबर को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद भी अगर मैं इसको एज ए %c प्रिंट करूँगा तो इट विल प्रिंट एज ए कैरेक्टर, और अगर मैं %d प्रिंट करूँगा तो उस कैरेक्टर की वैल्यू, यानी कि अभी हमने 65 ही असाइन किया तो ऑब्वियसली 65 ही प्रिंट करेगा। तो 65 पे जो कैरेक्टर होता है वो a होता है, और आज की वैल्यू में अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करें तो 65 होती है। अब एक और डेटा टाइप लेते हैं, फ्लोट। एक फ्लोट f, मैंने एक डेटा टाइप लिया फ्लोट जो डेसिमल पॉइंट्स को सेव करता है। इसकी वैल्यू मैंने 8.9 दी। अब इस 8.9 को अगर मैं %f से प्रिंट करूँगा स्पेसिफायर से, तो एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होगी। यू कैन सी 8.9 एंड देन 5 zeros, बिकॉज ये फ्लोट है तो 6 डेसिमल्स तक प्रिंट होता है फ्लोट वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसे %d से प्रिंट करना चाहूँगा तो व्हाट विल हैपन, सो इट विल प्रिंट द वैल्यू बट इट विल कन्वर्ट समहाउ इनटू द डेसिमल वैल्यू। जो भी इस मेमोरी लोकेशन पे होगा उसको एज ए इंटीजर लेके उस पर जो भी वैल्यू बनती होगी उस टाइम उसको प्रिंट कर देगा। इस केस में कंपाइलर यहाँ पे हमें वार्निंग भी दे रहा है कि आपने जो वेरिएबल है वो आपका फ्लोट है और डबल है, लेकिन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट विद द %d विच इज़ ए इंटीजर टाइप। तो कुछ कंपाइलर्स इवन इस चीज़ को अलाउ भी नहीं करते हैं, बट कुछ कंपाइलर्स इसको अलाउड करते हैं। एक और वेरिएबल है यहाँ पे जो मैंने डिफ़ाइन किया है b, उसका डेटा टाइप है b। उसके अंदर मैंने ये बूलियन है तो मैंने वैल्यू असाइन की है ट्रू। इसके अंदर दो ही वैल्यू आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको प्रिंट करने के लिए कोई स्पेसिफायर नहीं होता, इसलिए मैं इसको %d से प्रिंट कर रहा हूँ। जिसको %d से मैं प्रिंट करता हूँ तो ये 1 प्रिंट होता है क्योंकि वैल्यू थी ट्रू। अगर मैं फॉल्स देता तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती है 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम डेटा टाइप्स को दूसरे स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर से भी प्रिंट कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में उनका कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि कैर को मैं इंटीजर में प्रिंट करूं तो उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट होती है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे कंपाइलर हमें वार्न करता है और वो मीनिंगलेस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर को फ्लोट नंबर को इंटीजर में प्रिंट करने का ट्राई किया विद द %d। तो ये था हमारा लास्ट प्रोग्राम। तो दीज एग्जाम्पल्स के साथ हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है। हमने कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप ये 2 प्रोग्राम्स हैं। ये पहला प्रोग्राम है मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन द कंसोल। आप इसमें जब नंबर्स लेंगे तो स्कैनएफ से भी ले सकते हैं कंसोल से। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको कंसोल पे प्रिंट करना है। सेकंड है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो n आपको फिर से इनपुट लेना है कंसोल से यूजिंग स्कैनएफ। सपोज किसी ने इनपुट दिया 5, तो हमें फर्स्ट 5 नंबर्स को ऐड करना है
और उन्हें प्रिंट करना है कंसोल पे। और लेट्स से मैं इनपुट अगर 10 देता हूँ तो हमें स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को प्रिंट करना है कंसोल पे। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट्स आए, या आप चाहते हैं कि आप अपने अपने कोड को रिव्यू करवाना चाहते हैं हमसे, या आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ दिस कोड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इस मेल आईडी codeplay2021@gmail पर मेल कर सकते हैं। हम आपको 24 आवर्स में रिवर्ट बैक करेंगे। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस, और शेयर द नॉलेज विद योर फ्रेंड्स, शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।